हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बच्चा, कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया। उसका उतना ही रिवीजन कर लेना जितना कराया। एक एक नोट से एक एक लाइन, एक एक अक्षर आपके दिमाग, आपकी जुबान, आपके तन में, आपके मन में पूरी तरीके से बस जाना चाहिए। बार बार रिवीजन करते रहना। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। विराम चिन्ह। बच्चा, विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहरना, ठहराव, रुकना, विश्राम। जैसे ए रावण, अपनी वाणी को विराम दे। राम ने रावण से कहा, ए रावण, अपनी वाणी को विराम दे, अर्थात लगाम कुछ देर रुक, अपनी जुबान को विश्राम दे, ठहर। तो अक्सर क्या होता है बच्चा कि वाक्य में भी जब आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो आप विचारों को जो प्रकट करते हैं, तो विचारों को प्रकट आप वाक्य में करते हैं। क्या करते हैं? वाक्य में करते हैं। और उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट तरीके से बताने के लिए कि सामने वाला उस वाक्य को स्पष्टता से समझ सके कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, तो आप वाक्य में ठहरते हो। क्या करते हो? ठहरते हो। यदि मैं मौखिक भाषा की बात करूं, तो ये जो ठहराव होता है, तो मौखिक भाषा में आप कुछ समय के लिए रुक जाते हो। बोलते बोलते क्या करते हो? रुक जाते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि मौखिक भाषा में जब हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये पूरा सेंटेंस बोला था, तो अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वाणी को, मैंने अपनी ध्वनि को विराम दिया, विश्राम दिया, मैं कहीं कहीं रुका, मैं कहीं कहीं ठहरा। क्लियर है ना? ठीक है बच्चा। लेकिन लिखित भाषा में तो बोल रहे नहीं होते। लिखित भाषा तो लिखा हुआ होता है, हमें उसे पढ़ना होता है। तो अब वही उसमें भी हमें अपने विचार को स्पष्ट करने की जरूरत होती है, अच्छे से बताने की जरूरत होती है। अब अच्छे से तब बता पाएंगे जब हमारे लिखावट को कोई पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाले को पता हो कि व्यक्ति कहां कहां पर रुकना, कहां कहां पर उसे रुकना है। नहीं तो यदि उसे ये नहीं पता होगा कि उसे कहां कहां पर रुकना है, कहां कहां पर ठहरना है, तो तुमने वो सुना है कि टीवी पर आपने एक विज्ञापन देखा होगा कि जब भी म्यूचुअल फंड का कोई विज्ञापन आता है या बीमा कंपनियों का कोई विज्ञापन आता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के बाद घंटा करेंगे, लेकिन वो बीमा कंपनियों का जो विज्ञापन आएगा, तो अंत में एक लड़की होगी या लड़का होगा, एक आदमी की आवाज होगी, बहुत तेज तेज बोलेगा, तुम्हें समझ भी नहीं आने का वो क्या कह जाएगा। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा काट दिया गया है और वो कटे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तुम्हें विज्ञापन दिया और तुम्हारा हमने काट दिया और हमें तुम्हारे कटे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका अर्थ बता रहा हूं। तो उसमें वो रुकता नहीं है कहीं भी। जब वो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, तो बच्चा क्या आपको उसके वाक्य को, क्या आप उसकी भाषा को स्पष्ट समझ सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं समझ सकते। जो मौखिक में आप नहीं समझ सकते, तो सोचो आप लिखित में कैसे समझोगे। इसीलिए लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए, लिखित भाषा में अपने वाक्यों में स्पष्टता लाने के लिए, यह बताने के लिए कहां पर विराम लेना है, कहां पर विश्राम करना है, हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चा? जिन्हें हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के एक बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं। क्या हुए? वैयाकरण, व्याकरण के जानकार। उन्होंने हिंदी में कुल 20 विराम चिन्ह बताए। कितने चिन्ह बताए? 20 विराम चिन्ह। चलिए
पहले विराम चिन्ह का इस्तेमाल देख लेते हैं, प्रयोग। अक्सर आपने हिंदी की किताब में देखा होगा, एक सेंटेंस होता है इस तरह से, मैं 3 तरीके से लिखूंगा, रोको, मत जाने दो। एक में लिख रहा हूं रोको, मत जाने दो। एक मैंने लिखा रोको, मत जाने दो। और यहां पर ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें आपने कहीं भी विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ना तो यह पता चला कि व्यक्ति को रुकना है, नहीं जाने देना, ना यह पता चला कि रोकना नहीं है, उसे जाना देना है। लेकिन जैसे ही इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने यहां पर अल्प विराम का, अल्प मतलब बहुत कम समय तक रुकना वाले, हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया, तो हमें पता चला कि इस शब्द के बाद में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। रोको, मत जाने दो। तो इसका मतलब है कि जैसे आप किसी गार्ड को या किसी सुरक्षा कर्मी को रोकने के लिए कह रहे हो कि वो व्यक्ति को रोके, आप यहां पर रोकने के लिए आदेश दे रहे हो, रोको मत जाने दो। स्पष्ट हो गया। लेकिन सेकंड वाले में जैसे आपने विराम चिन्ह की स्थिति बदल दी, उसकी लोकेशन बदल दी, तो यहां पर अर्थ बदल गया। यहां पर अर्थ क्या आ रहा है? रोको मत जाने दो। अर्थात यहां पे आपका मतलब है कि उस व्यक्ति को नहीं रोकना, उसे जाने देना है। उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। और यही उपयोगिता होती है विराम चिन्हों की। हमारे वाक्यों में स्पष्टता ला देते, हमारे विचारों को, सामने वाले को जो अर्थ हम देना चाहते हैं वही अर्थ वो पहुंचाने में मदद करते हैं। कामता प्रसाद द्वारा, गुरु कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा, कामता प्रसाद गुरु द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। एक एक को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या जाता है बच्चा? सबसे पहले आ जाता है बच्चा अल्प विराम। क्या जाता है? अल्प विराम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिंदी का विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं, बहुत थोड़े समय रुकते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, मैं साथ के साथ लगाता चलूंगा कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? कॉमा। इंग्लिश में इसे कॉमा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉमा भी कहते हैं। यहां पर हम बहुत ही कम समय के लिए कहते हैं, यहां पर हम बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं, थोड़े समय के लिए। इसका दूसरा नाम स्वल्प विराम चिन्ह भी होता है। इसका दूसरा नाम स्वल्प मतलब अपने आप लग जाता है, इसका दूसरा नाम स्वल्प विराम चिन्ह भी होता है। स्वल्प विराम चिन्ह भी इसका दूसरा नाम होता है। तीसरी बात जो होती है इसकी, सबसे अधिक प्रयोग में आता है। इस विराम चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। और नाम क्या है बच्चा? अल्प विराम नाम है इसका। नाम क्या है? अल्प विराम इसका नाम है। इसका नाम क्या होता है बच्चा? अल्प विराम। सेकंड आ जाता है आपका अर्ध विराम। क्या हो जाता है बच्चा? सेकंड आ जाता है अर्ध विराम। अर्ध विराम। हालांकि इसका एक एग्जाम्पल और लिख लेना, इसका एक एग्जाम्पल और लिख लेना बच्चा। जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भीम
अर्जुन, नकुल, सहदेव आदर्श भाई हैं, आदर्श भाई हैं। अब यहां पर आपने इसमें क्या कर दिया, बहुत ही कम समय के लिए रुके हो, आप बोल के देखो इसे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदर्श भाई है। यह हो जाता है अल्प विराम। सेकंड आ जाता है बच्चा अर्ध विराम। सेकंड क्या आ जाता है, अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलन कहते हैं। क्या जाता है बच्चा, अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलन कहते हैं। अर्ध विराम, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, और सेमी कॉलन कुछ नहीं करते। अर्ध विराम में कोमा के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। कोमा के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बिंदी। यहां पर जो अल्प विराम था उसके आधे मतलब उससे डबल समय रुका जाता है। अल्प से दो गुने समय, अल्प से दो गुना समय यहां पर रुका जाता है। कहने का मतलब अल्प विराम के हिसाब से देखें तो दो गुना समय रुका जाता है। और यह अक्सर जब हम किसी एक चीज के बारे में हमें दो बात बतानी होती है, एक बात हम बता चुके होते हैं, दूसरी हम बता रहे होते हैं, तब हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं या बच्चा अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा सूर्योदय, सूर्योदय अर्थात सूर्य का उदय, सूर्योदय हो गया है, हो गया है। अब हम यह रुककर फिर कहना चाह रहे हैं पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो यहां पर बच्चा जो सूर्य का उदय होता है सुबह, उस समय का वर्णन किया गया है। एक बात पूरी हो गई। और अब अल्प विराम से थोड़ा, यदि अल्प विराम लगा होता तो हम क्या कहते, सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं। लेकिन हमने यहां पर लगाया और थोड़ी देर रुके, सूर्योदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो यहां पर क्या जाता है बच्चा, आपका सेमी कॉलन आ जाता है, या जिसे आप अर्ध विराम कहते हो। क्या कहते हो बच्चा, अर्ध विराम कहते हो। इसमें आप और कह सकते हैं पक्षी चहचहा रहे हैं, और इसमें आगे आप एक और कह सकते हो किसान काम पर जा रहे हैं। ठीक है भैया। तीसरा हो जाता है बच्चा पूर्ण विराम। तीसरा क्या हो जाता है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण विराम हो जाता है, फुल स्टॉप, सीधी की सीधी एक खड़ी पाई। इस प्रकार एक सीधी की सीधी रेखा होती है और यहां पर एक वाक्य समाप्त होता है। जब एक वाक्य, एक बात या एक वाक्य समाप्त होता है, एक वाक्य की समाप्ति पर, एक वाक्य की समाप्ति पर, मतलब जब यहां से एक वाक्य समाप्त और दूसरा वाक्य शुरू हो रहा होता है और दोनों भिन्न होते हैं या दोनों में कोई उतना संबंध नहीं होता, एक मन का विचार हमने व्यक्त कर दिया, तो हम क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप जो छंद होते हैं, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी लगाते हैं। छंद के चरणों की समाप्ति पर, जब आप दोहा वगैरह की एक लाइन अंत करते हो, उसका एंड करते हो, तब भी आप पूर्ण विराम लगाते हो। जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पूर्ण विराम। जैसे पेड़ खजूर, पूर्ण विराम। पंछी को छाया नहीं, पूर्ण विराम। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। यहां पर हम एक बात पूरी की पूरी कह देते हैं। उदाहरण कहोगे तो जैसे रात 8 बजे हिंदी की कक्षा चलती है। रात 8 बजे हिंदी की कक्षा चलती है। एक विचार समाप्त हो गया, यहां पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। रात 8 बजे हिंदी की कक्षा चलती है, कंप्लीट। अब बच्चे
बड़ी आत्मीयता से, बड़ी आत्मीयता से घर बैठकर पढ़ते हैं, घर बैठकर पढ़ते हैं। यहां पर अपना एक विचार कंप्लीट हो गया, तो उसके कंप्लीट होने पर हमने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। अब क्या जाते हैं बच्चा, चौथा आ जाता है उपविराम। चौथा क्या आ जाता है, उपविराम। उपविराम में याद रखिएगा, उपविराम में दो बिंदु होते हैं। जो हमारा उपविराम होता है इसमें क्या होते हैं बच्चे, दो बिंदु होते हैं, इसे कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन। सेमी में क्या होगा, ऊपर और नीचे कॉमा, और कॉलन में क्या होगा, दोनों के दोनों बिंदु होते हैं। यहां पर एक कही हुई बात को, एक स्टेटमेंट को विशिष्ट रूप से दिखाने के लिए, बिल्कुल स्पेशल दिखाने के लिए हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं कि भाई हम एक कथन को विशेष रूप से दिखा रहे हैं। जैसे हमने लिखा मूल अधिकार, हमने लिखा मूल अधिकार संविधान की आत्मा, या लिखा हमने मूल अधिकार संविधान की, मान लो आत्मा लिख दिया कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, तो मैंने मूल अधिकारों के सामने ये सेमीकोलन लगाया, मूल अधिकारों के सामने सेमीकोलन लगाया, तो यहां पर मैं मूल अधिकारों को विशेष तौर पर संविधान की आत्मा की संज्ञा देना चाहता हूं। मूल अधिकार संविधान की आत्मा, उदाहरण ये। इसी प्रकार मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। तो ये जो मेरा कथन है मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं, ये मोबाइल फोन के बारे में मेरा कथन, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने के लिए, विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने के लिए, किसी कथन को दिखाने हेतु जब मैं कोई कही हुई बात विशेष तौर पर दिखाना चाहता हूं, तो वहां पर क्या होता है बच्चा, उपविराम होता है। वहां पर क्या हो जाता है, उपविराम हो जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत हुई, पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम या अल्प विराम नहीं हुई? चलिए आगे आ जाता है पांचवा, विस्म्यादि बोधक विराम चिन्ह। पांचवा क्या आ जाता है, विस्म्यादि बोधक, विस्म्यादि बोधक विराम चिन्ह, इंटरजेक्शन भी कहते हैं इसे। माइकल जैक्सन मत समझ लेना, इंटरजेक्शन। टिकटॉक पे आप अलग अलग चीज देखते होगे, या यूट्यूब पे कभी कभी आपको अलग अलग चीज दिखाई दे जाती है, आप मुंह पर हाथ रख लेते, आश्चर्य, ऐसा भी होता है। जब भी आपके मन में कोई भाव आए, यहां पर कोई बात आए और आपके शरीर मुंह पे डर गया, अर्थात मनोभाव, जो मन के भाव होते हैं, मनोभाव, जैसे मन में घृणा आई, छी छी, मन में हर्ष हुआ, वाह वाह क्या पढ़ा रहे हो सर जी, आश्चर्य हुआ, देख रहे हो कि एक आदमी उल्टे पैर चल रहा है, आश्चर्य, खुशी, संबोधन आदि को व्यक्त करने हेतु, आदि को व्यक्त करने हेतु हम विस्म्यादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विस्म्यादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूरी एक खड़ी रेखा, नीचे एक बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, विस्म्यादि बोधक विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं बच्चा,
विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। इसमें आश्चर्य होता है, घृणा होती है, खुशी होती है, शोक होता है, भय होता है। उदाहरण, उदाहरण, वाह, छी, ई, छी, ओ, सच में, हे राम, अरे, आदि। इस तरह के जो भाव होते हैं हम देख के बता देंगे। जब भी मन के भाव दिखाएंगे कि यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर इंटरजेक्शन आना चाहिए या यहां पर विस्मयादि बोधक आना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के भावों को हम भाषा के रूप में, कथन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम कैसे बताएं कि हमारे मन के भाव हैं? तो हम किससे बताएंगे? विस्मयादि से बताएंगे। किससे? विस्मयादि से। आगे आ जाता है प्रश्न चिन्ह। जब भी आप किसी वाक्य में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वहां पर आप प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हो। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रश्नवाचक, हम लोग प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, और इसका चिन्ह होता है जहां भी आप कौन, क्या, कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, किसने किया, कैसे किया, इस तरीके से जब से भी किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में, प्रश्नवाचक का मतलब क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें आप प्रश्न पूछ रहे हो, जिनमें आप प्रश्न पूछ रहे हो। जैसे रावण को किसने मारा, यहां पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, रावण को किसने मारा। जहां भी आप क्वेश्चन पूछोगे वहां पर मेरे साथी आप प्रश्नवाचक विराम, बेटा इसको देना, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे होंगे। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर हो रहा होगा। आगे आ जाता है अवतरण, उदाहरण या बच्चा उद्धरण चिन्ह। 7वें नंबर पर क्या जाता है? अवतरण। अवतरण का मतलब क्या होता है? जब किसी ने अवतार लिया हो। भाई अवतरण का मतलब तो वही होता है किसी को सेम रूप में अवतार लेते हैं ना, वही चीज बार बार, या आप उसका उदाहरण देते हो, या आप किसी की कही हुई बात को दोबारा से कहकर आप उसका उदाहरण देने की कोशिश करते हो। आप किसी की कही हुई बात को दोबारा से उदाहरण देने की कोशिश करते हो। इन्हें इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में हम किसी दूसरे की बात को सेम टू सेम प्रकट करने के लिए करते हैं। किसी कही हुई बात को, किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु, किसी कही हुई बात को प्रकट करने हेतु, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में डालकर हम यह बताना चाहते कि यह बात हमसे पहले कोई बता चुका है, हम तो सिर्फ उसकी बात को यहां पर आपको उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर यदि आप देखोगे ध्यान से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इस चीज को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये मेरे बोल नहीं है, ये आदरणीय शहीद सुभाष चंद्र बोस जी के बोल है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनकी कही हुई बात को मैंने अवतरण कर लिया, सेम टू सेम कॉपी कर लिया, उदाहरण ले लिया, उद्धरण कर दिया। तो यहां पर कौन सा चिन्ह होता है? यहां पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है बच्चा? अवधरण
या यहां पर बच्चा उद्धरण चिन्ह होता है। चलिए, कौन सा चिन्ह होता है? उद्धरण चिन्ह होता है। अब आ जाते बच्चा कोष्ठक। क्या जाते? कोष्ठक। ब्रैकेट देखे ना, ब्रैकेट, कोष्ठक। तो यहां कोष्ठक में हम किसी बात का अभिप्राय, यार ये तो निकल ही नहीं रहा भाई, ये बालक भी ना, ये वाले गाने जैसे हैं कि मैं बोली तिलाना तो इमली का दाना, मगर वो पपीता ले आया दीवाना। वो वाला कहा तो भैया इसको खोल के देके जा, तो भाई बालक भी बालक है वो वाले बालक है। सात के बाद में आ जाता है आठवां, कोष्ठक। कौन सा चिन्ह बच्चा? कोष्ठक। जो कोष्ठक होता है जिसे आप ब्रैकेट कहते हो, क्या कहते हो? कोष्ठक को इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है। एक तो होता है बचला छोटा कोष्ठक, एक होता है मझला कोष्ठक, और एक होता है बच्चा बड़ा कोष्ठक। तीन प्रकार के कोष्ठक होते हैं। तो कोष्ठक किसी बात का अभिप्राय, किसी बात का मतलब स्पष्ट करने के लिए, बेटा इसको अच्छे से खोलो, खुली नहीं है। किसी बात का अभिप्राय, किसी बात का मतलब स्पष्ट करने के लिए, मतलब या अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए, करने हेतु, या कोई बात आपको, कोई बात पढ़ते समय ने बोलनी हो। मतलब जो कोष्ठक में लिखा है वो तुम्हारे समझने के लिए है, वो बोलने के लिए नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए, वो वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए है। तो हम उसे किस में डाल देते हैं? कोष्ठक में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं बच्चा? कोष्ठक में डाल देते हैं। जैसे मैंने लिखा अरहर की दाल, समझना, एक उदाहरण बता रहा हूं। मैंने लिखा अरहर की दाल, अरहर। अब किसी को पता नहीं अरहर क्या होता है, तो मैंने ब्रैकेट में तूर लिख दिया। तो आपको अरहर पढ़ना है सिर्फ, तूर तो समझने के लिए कि अरहर का मतलब ही तूर होता है। अरहर की दाल 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। चलिए बच्चा, तो यहां पर मैंने अरहर के ब्रैकेट में तूर डाल दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अरहर को ही तूर भी कहते हैं। यह आपके समझने के लिए है। आगे आ जाता है नौवां, आगे आ जाता है नौवां चिन्ह, योजक चिन्ह बोलते हैं बच्चा। क्या बोल देते हैं? योजक चिन्ह। छोटी सी लाइन होती है बीच में, इसे हाइफन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसे हाइफन रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइफन भी कहते हैं। जो योजक चिन्ह होते हैं इनका बच्चा जो समास पद होते हैं, क्या होते हैं? समास पद। समस्त पद नहीं होते, जो समास के पद होते हैं उनको अलग अलग दिखाने के लिए समास पदों को, जिन्हें समस्त पद भी बोलते हैं। देखो ब्रैकेट में समझाने के लिए मैंने समास लिख दिया, जो समास संधि के द्वारा बने हुए होते हैं। समस्त पदों को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए कर्मधारय समास के विशेषण और विशेष्य को बताने के लिए, विशेष्य को बताने के लिए कहां पर? कर्मधारय समास में। इसी तरह बच्चा, जब कोई एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है, एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है, एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है, तो उन दोहराए गए शब्दों के बीच में
एक ही चीज बार बार दोहराई जाती है। तो देखो बार बार मैंने रिपीट किया है, तो इनके बीच में क्या लगा दिया, हाइफन या योजक चिन्ह लगा दिया। एक ही चीज बार बार बताई जाती है, बताई जाती है। उसके अलावा बच्चा द्वंद्व समास में भी, जो द्वंद्व समास होता है, माता पिता दिन रात, द्वंद्व समास में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल कितने हो गए बच्चा, 9 हो गए। कुल कितने हो गए, 9 चिन्ह हो गए। उसके बाद में आ जाता है लाघव चिन्ह। क्या जाता है बच्चा, लाघव। गुरु का मतलब होता है बड़ा और लाघव का मतलब होता है छोटा। जब आप किसी चीज को संक्षेप में बताना चाहते हो, कम शब्दों में बताना चाहते हो, शॉर्ट में बताना चाहते हो, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हो। लाघव में आप सिंपल कह सकते हैं, हम उसे छोटा दिखाना चाहते हैं। 10वां लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह शून्य, जो शून्य होता है ना, इसका चिन्ह शून्य होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो शून्य होता है, 0, ऐसा वाला शून्य होता है। ठीक है भैया। संक्षिप्त में, संक्षिप्त में वाक्य को लिखने हेतु, वाक्य को लिखने हेतु, जैसे मान लेता हूं, मैंने कहा भारतीय या राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। क्या लिखा मैंने, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। ये तो हो गया लंबा। मैं इसको ऐसे लिख दूं, रा फिर शून्य, भू शून्य, नी शून्य, ली शून्य। तो संक्षेप में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, राष्ट्रीय भुगतान, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। तो किसी भी चीज को संक्षेप में, या मान लो आप MBBS लिखते हो, MBBS, MBBS। तो जब आप किसी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, एब्रीविएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन, अर्थात लाघव चिन्ह। अब आ जाता है बच्चा 11वां विवरण चिन्ह। क्या जाता है, विवरण चिन्ह आ जाता है। 11वें में किसकी बात होती है, विवरण। साइन ऑफ फॉलोइंग, आपने फॉलोइंग के बाद में एक साइन लिखा देखा होगा ना, अर्थात अब उस चीज का आपको विवरण देना है। जिस चीज के बारे में आपने बात की है, आपको उसका क्या देना है बच्चा, विवरण देना है। क्या देना है, विवरण देना है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बच्चा विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 2 बिंदु होते हैं, बीच में एक ऐसी लाइन होती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, विवरण। और जब नाम विवरण है तो जाहिर सी बात है, कुछ सूचना निर्देश आदि, कुछ सूचना या निर्देश देने हेतु, निर्देश देने हेतु जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा आज का
आज के कार्य का विवरण, आज के कार्य का विवरण निम्न है। आज के कार्य का विवरण निम्न है, आपने ऐसा लिखा। तो अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि इसके नीचे आज के कार्य का विवरण है, जो भी बात मैंने आपसे बोली है उस कार्य का जो विवरण है वो कहां पर है बच्चा? नीचे है। तो एक ये सूचना देने के लिए कि नीचे जो विवरण है वो आज के कार्य का है, तो ये क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है विवरण चिन्ह। कौन सा हो जाता है बच्चा? साइन ऑफ फॉलोइंग हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे? इसे हम साइन ऑफ फॉलोइंग भी कहते हैं। क्या करते हैं? चलिए बहुत अच्छे, साइन ऑफ फॉलोइंग। या जैसे निम्नलिखित नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, फिर हमने या भारत की सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित हैं या मुख्य नदियां निम्नलिखित हैं, उसके बाद में हमने सूचना देने के लिए लगा दिया। आगे आ जाता है बच्चा आगे आ जाता है निर्देशक चिन्ह। क्या जाता है? निर्देशक चिन्ह। जो हम किसी चीज के बारे में निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? जब हम किसी चीज के बारे में निर्देश देते हैं, निर्देशक चिन्ह। अगला क्या जाता है? निर्देशक चिन्ह। अगला क्या जाता है बच्चा? निर्देशक चिन्ह। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें एक बड़ी सी बीच में एक लाइन होती है, यह योजक से थोड़ी सी लंबी होती है। यह जो निर्देशक चिन्ह होता है यह बच्चा थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा। मतलब नॉर्मल से यह जो विराम चिन्ह है यह थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? निर्देशक चिन्ह कह देते हैं। इसे हाइफन ना कह के डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डैश। जब भी आप कोई किसी बात को थोड़ा सा लंबा कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लंबा कहना चाहते हैं, या उदाहरण के पश्चात जो लगाते हो आप, जैसे दे रहे ना उदाहरण, तो उदाहरण के पश्चात मुझे ये डैश लगाना चाहिए। उदाहरण के पश्चात, या मान लेता हूं मैं किसी विषय को एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसी शीर्षक के आगे, शीर्षक आदि के पश्चात डैश चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा उदाहरण, उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पर डैश। तब मैं चीजों को लिखना शुरू करूंगा। राम और श्याम मित्र हैं, राम और श्याम मित्र हैं। यह पूर्ण विराम का क्या है? चिन्ह है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने ये क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा? डैश लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा हो गए, विवरण हो गया। अब आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है बच्चा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसके बाद में क्या आ जाता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। कौन से नंबर पर चल रहे हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। बेटा बताना कौन से नंबर पे चल रहा है, देख के बच्चे क्या कह रहे हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इस तरह से बीच में दो कॉमा होते हैं, इस तरह से बीच में क्या होते हैं? दो कॉमा। जब हम किसी रिपीट कराना चाहते हो किसी बात को, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा राम एक डॉक्टर है। अब हम इसी चीज को नीचे रिपीट कराना चाहते हैं। अक्सर आपने ऐसे नहीं देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि हम रिपीट कराने के लिए ऐसे दो पॉइंट से बना देते हैं और हम उसे क्या कह देते हैं? पुनरुक्ति। पुनः हम उसी बात को कह रहे हैं,
राम एक डॉक्टर है, राम एक डॉक्टर है, राम एक डॉक्टर है, राम एक डॉक्टर है। जितनी बात आप इस चीज को कहना चाहें, इस चीज को आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार चाहे तो आप लोग इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, बार बार चाहे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बहुत अच्छे। आगे आ जाता है बच्चा, आगे आ जाते हैं अंडरलाइन या रेखांकन। अंडरलाइन या रेखांकन, आगे आ जाता है रेखांकन। जब आप किसी के नीचे रेखा लगा देते हैं, रेखांकन चिन्ह, जिसे हम लोग अंडरलाइन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडरलाइन। इस तरह से आप अंडरलाइन कर देते हो, तो ये क्या है? जब आप किसी बात को विशेष तौर पर दिखाना चाहते हैं, विशेष उल्लेख या मुख्य विचार को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, यह निबंध आदि में होता है कि हर एक आंसर में, निबंध में, या जब आपने बात कई शब्दों में कही है तो कुछ चीजें अंडरलाइन के योग्य होती हैं, रेखांकन के योग्य होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं, या जो पढ़ने वाला है उनको उन रेखांकित चीजों पर गौर करनी चाहिए, उन अंडरलाइन चीजों पर क्या करनी चाहिए? गौर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चा? गौर करनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे आ जाता है त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक, इसे कुछ लोग त्रुटि बोधक भी कहते हैं, कुछ लोग बच्चा इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। लिखते हुए आप कोई चीज भूल गए, आपको स्मरण नहीं रहा कि आपने क्या चीज लिखी है, आपको पता ही नहीं रहा कि आपने लिखा क्या है, तो उसे क्या बोलते थे? विस्मरण चिन्ह बोल देते हैं। इसे हंस पद भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हंस पद भी बोल देते हैं। और इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से उल्टी टोपी सी बना देते। मेरा महान है, मैं यहां पर त्रुटि कर गया, चिन्ह लगाऊंगा और ऊपर लिख दूंगा मेरा भारत महान है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं कुछ भूल गया था, मैं किसी चीज को विस्मरण हो गया था, याद नहीं रही थी। तो इस त्रुटि को स्पेशल दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया? मैंने त्रुटि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया, या हंस पद चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया। आगे आ जाते बच्चे, आपका आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है पदलोप चिन्ह, ओमिशन। पदलोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, इसका ऐसा ऐसा डॉट 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 खाली, बात खत्म करके आप लोप कराना चाहते हैं तो आप पदलोप चिन्ह, कितने लोप गायब है यहां के बीच के। उदाहरण के तौर पर आपने लिखा आज की अर्थव्यवस्था की तो क्या ही कहें, आज की अर्थव्यवस्था की तो क्या ही कहें। तो मतलब आप अब कुछ कहने की हालत में नहीं है और आपने इस तरह से पदलोप, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि यहां पर व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है लेकिन उसके पास शब्द या तो अपूर्ण शब्द है या उचित शब्द उसके पास नहीं है। तो यहां पर लोप हो गया, वाक्यों का क्या हो गया? लोप, पदों का, शब्दों का लोप, पद या शब्द गायब हो गए, तो इसे पदलोप भी कहते हैं। उसके बाद में कहा जाता है बच्चा तुल्यता सूचक, जहां पर हम तुलना करते हैं दो चीजों की तुलना, तो जो इक्वल टू होता है वो तुल्यता सूचक होता है। राम बराबर कृष्ण, कृष्ण बराबर राम, बिल्कुल है। तो हम दो चीजों की तुलना करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तुल्यता सूचक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में बच्चा एक आता है टीका सूचक। क्या आता है?
टीका सूचक। जो टीका सूचक है, कौन सा है? टीका सूचक। टीका सूचक का मतलब है, जैसे मैंने कोई बात लिखी, मैंने लिखा अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। मैंने लिखा संविधान की आत्मा है। बेटा क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाना। तो आप जानते हैं बच्चा कि यह बात मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, मैंने यहां पे ऊपर स्टार लगा दिया, या मैंने ऐसे करके लगा दिया, या मैंने ऐसे करके लगा दिया, मतलब ये कुछ स्पेशल चिन्ह लगा रहा हूं। तो इनका मतलब है मैंने 1 2 3 इस तरह से कुछ लिख दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस बारे में मैं पेज के नीचे मेंशन कर दूंगा कि ये 2 नंबर पे जो मैंने बात है ये बाबा साहब ने कही है, ये 2 नंबर वाली बात बाबा साहब ने कही है। मैंने ये बात किसने कही, ये मैं टीका सूचक करा दिया कि ये बात मैंने कहां से ली है, और मैंने उसकी सूचना नीचे दे दी। मैंने उसकी सूचना क्या दे दी? नीचे दे दी। स्टार से कर सकता हूं, क्रॉस से कर सकता हूं, प्लस से कर सकता हूं, इन सब के इस्तेमाल से मैं उस बात को बता सकता हूं। चलिए अब आ जाता है समाप्ति सूचक। क्या जाता है बच्चा? समाप्ति सूचक। जब मेरा पाठ समाप्त हो जाता है, जब मेरा पाठ क्या हो जाता है? समाप्त। तो समाप्ति के लिए मैं कई प्रकार से काम करता हूं। जैसे मैंने ऐसे लिख के ऐसे ऐसे कर दिया। अक्सर आपने इस तरह के भी चिन्ह देखे होंगे, इस तरीके के भी चिन्ह देखे होंगे। तो समाप्ति जब भी किसी पाठ की या किसी चैप्टर की हो जाती है या किसी किताब की हो जाती है, तो उसके अंत में इस प्रकार से चिन्ह लगे रहते हैं। उसके अंत में इस प्रकार से चिन्ह बच्चा लगे रहते हैं। यहां तक बताइए कितने हो गए? टोटल चिन्ह कितने हो गए? टोटल चिन्ह बच्चा कितने हो गए? इसमें जो उपविराम वाली बात है, उपविराम, इसे कामता प्रसाद गुरु विसर्ग की संज्ञा देते हैं। इसे ये विसर्ग कहते हैं कि ये विसर्ग के चिन्ह हैं, ये इसे विराम चिन्ह मानते ही नहीं है। तो ये हो जाते बच्चा आपका विराम चिन्ह। कब इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और तब आपको आंसर देना है। बच्चा आंसर लगा दीजिए। अब क्या लगा दीजिए? आंसर। आप लोग क्वेश्चन लगा दीजिए, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन एक साथ। और अब देखना आप लोग आंसर करोगे मस्त तरीके से, आंसर करोगे मस्त तरीके से और क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी चीजें। यूपी लेखपाल वो बनवा लो, ट्रिपल सी बनवा लो, ट्रिपल सी सबके सब। ट्रिपल सी की क्लास भी आ रही है जल्दी, बहुत बेहतरीन। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हुई? किसी चिन्ह के बारे में आपको कुछ स्पेशल जानना है या कुछ और जानना है? किसी चिन्ह के बारे में आपको कुछ और? 19 हुए हैं, 19 ही हुए, इतनी देर हो गई, 19 ही हुए बच्चा। चलिए 20वां भी कर लो। दीर्घ सूचक, दीर्घ उच्चारण। जब किसी शब्द का दीर्घ उच्चारण होता है तो हम इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, राम करते हैं ना। लो बच्चा 20 भी कर लो, तुम भी क्या याद करोगे? 20 कर लो, 20 कर लो, 20 राम। अब बताने शुरू कीजिए कि निम्नलिखित में टीका। टीका बच्चा देखो, अक्सर जब आप चैप्टर पढ़ते होगे तो चैप्टर के नीचे आपने कुछ लिखी देखी होंगी 3-4 लाइन। जैसे मैंने एक लिखा यहां पर कि 73वें संविधान संशोधन से 73वें संविधान संशोधन से अनुसूची 11वीं संविधान में ऐड की गई। यहां पे मैंने ऐसे लगा दिया और प्लस का मीनिंग यहां पे लगा दिया कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी। तो इसका मतलब यहां पे कुछ बातों का स्पष्टीकरण। टीका का मतलब होता है स्पष्टीकरण कि वो चीज कब से या उसके बारे में कोई विशेष बात। तो आपका क्या आ गया? इस तरह से लिख देते आपको टीका लगा के, पहला, दूसरा, तीसरा,
आप 10-10, 20-20 तक दिखाई देते हैं। 1, 2, 3 आप चैप्टरों पे देखते हो, कोई किताब पढ़ते होंगे अच्छी सी, और अगर आप वही पढ़ते होंगे लुसेंट टाइप, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छे, समझ रहे हैं ना, ऐसा लिखा देते हैं नीचे की तरफ, उसी को टीका कहते हैं। शानदार बच्चा, सभी लोग शेयर जरूर किया करो और बिना कहे लाइक कर दिया करो। तुम तो पता नहीं लाइक करने में भी तुम्हारी कौन सी भैंस का दूध मेरे यहां आ जावे, पता नहीं कौन से तुम्हारी बरसम काट के ले जाऊं मैं। लाइक करते ही भैया एक गड्डी बरसम काट लेगा गुरु मास्टर। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम है? निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम शब्द है? तो देखिए, फुल स्टॉप जो होता है शुरुआत वाला इंग्लिश वाला, वो हमारे यहां माना नहीं जाता हिंदी में। जो बी वाला है, पहले का बी वाला अर्ध विराम है, और सी वाला जो है वो अल्प विराम है। यही आपका आंसर है। डी वाला पूर्ण विराम है कि नहीं? सी वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्य 2 बराबर 2 किसका इस्तेमाल किया जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी, उपविराम। उपविराम में क्या करते हैं? 2 बिंदु से कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? बी वाला होता है, ऐसा लड्डू सा। कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों को किस भाषा से माना है? उन्होंने कहा अंग्रेजी से आए। भारत में विराम चिन्ह अंग्रेजी से आए। भारत में विराम चिन्ह अंग्रेजी से आए भैया, अंग्रेजी से आए। डेली 8 बजे चले, इसी समय चले। चैप्टर के तुरंत बाद टेस्ट लिया जाता है। डेली नोट्स बनाओ और जितना करा रहा हूं इसी को बार बार करो। 99% पेपर में आ जाएगा पूरा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अरे एक ही बार को करते करते कोमल सी रस्सी गड्ढा कर देती है चट्टान में, और तुम्हारे चट्टानी दिमाग में बात नहीं आती। समाप्ति सूचक छठे का डी देखो, जब किसी चीज की समाप्ति करते हैं ऐसे करते चले जाते हैं, या ऐसे क्रॉस के चिन्ह बना देते हैं। छठे का डी, पांचवें का ए, छठे का डी। बेटा मेरा पोस्टमार्टम होने की बारी आ रही है, तुम्हें पोस्टमार्टम क्लास की पढ़ रही है, या मास्टर का पोस्टमार्टम होने की बारी आ रही है? बाबू आप कौन हैं? तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हु आर यू? है, हु आर यू? आप कौन हैं? तो यहां पर जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक का प्रयोग करूंगा। किसका करूंगा? प्रश्नवाचक। 8वां क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किंतु परंतु इनकी पहचान करनी हो तो किंतु परंतु से पहले हमेशा बच्चा अल्प विराम लगता है। कौन सा लगता है? अल्प विराम, कॉमा का चिन्ह लगता है। अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, इनसे पहले वाला अल्प विराम लगता है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर साहब के बारे में बात कही, उनकी कही बात को हमने ऐसे का ऐसे दिखा दिया, तो अवतरण कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ये अवतरण किसी की कही बात को हम वैसे का वैसा दिखा रहे, तो 9 का आंसर ए। काला गोरा, तो ये विलोम शब्द से नहीं दिख रहे, द्वंद्व समास। धीरे धीरे बोल, काला गोरा तो ये भी होना चाहिए था, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। काला गोरा, खाना पीना, यहां पर बच्चा संयोजक चिन्ह लगता है, यहां पर योजक चिन्ह लगता है, यहां पर हाइफन लगता है। काला गोरा, काला गोरा, खाना पीना, तो यहां पर क्या लगता है? बिल्कुल सही। जब छंदों की समाप्ति होती है, जब चरण समाप्त होते हैं,
तो छंदों के चरणों की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? बच्चा पूर्ण विराम लगता है, बाबू पूर्ण विराम लगता है। ऑप्शन नंबर सी, खड़ी पाई, खड़ी रेखा। बहुत अच्छे। कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्ह को किस नाम से जाना है? जो अंडरलाइन होती है उसे बच्चा इन्होंने रेखा नाम से जाना है। पाद चिन्ह को ये रेखा भी कहते हैं, पाद चिन्ह को रेखा। और 13वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। दो विपरीत अर्थक का मतलब होता है दो विलोम शब्दों के मध्य, दो विलोम शब्दों के मध्य कौन सा चिन्ह लगता है? तो इसमें भी आंसर संयोजक होगा, इसमें भी आंसर संयोजक होगा, इसमें भी आंसर संयोजक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया? उन्होंने कहा कि यह विराम चिन्ह हिंदी में नहीं है, यह तो विसर्ग होता है। आप उसका नाम बता देना। क्लास कैसी लगी अपने शुभ हाथों से कमेंट करके यह बता देना क्लास कैसी लगी। 9 बजे अभी यूपीजीके की क्लास है, रात 10 बजे मोहित सर की गणित की क्लास है धुआं धुआं वाली। रात को 11 बजे देखता हूं पोस्टमार्टम हो पाया तो, मैं खुद पोस्टमार्टम की कगार पे हूं। जितने भी लेखपाल की तैयारी फॉर्म भरना चाहते हैं CCC बनवा लो, खच्चड़ो CCC। फिर ऐसे भागोगे कि जैसे यदि भाई साहब चींटी के भट्ट पे पाम धर दिया हो। उससे पहले CCC बनवा लो, डेली नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, तुम्हारे आनंद आ जाएंगे। सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें भी आया करो बहुत ज्यादा। चलिए फिर टन ये चैप्टर हो गया। कल से व्याकरण शुरू करेंगे तुम्हें वैयाकरण बनाने के लिए। ठीक है भैया बहन, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एग्जाम पर को, और धुआं धुआं रहना, मस्त तैयारी करते रहना। थैंक यू साथियों।